आज की डेट में सेडान से लेकर हैचबैक हर टाइप की गाड़ी के लिए एक एसयूवी अवेलेबल है। आपको स्पोर्ट्स कार के रूप में एक एसयूवी चाहिए तो आप लैम्बोर्गिनी की उरुस या पुरासांग ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव हो तो रेंज रोवर या जीएलएस खरीद लो। 5 लोगों को पोर्शा में घुमाना है तो आपके लिए कायान पेश है। सी क्लास सेडान चाहिए तो क्रेटा, कुशाक और ना जाने इस कैटेगरी में तो कितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं। एंड इवन हैचबैक्स के अंदर भी हमारे पास रिप्लेसमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि पंच, एक्स्टर एंड नहीं रोनित, ये कोई एसयूवी थोड़ी ना है, मैं तो सोनेट वगैरह की बात कर रहा था। गजब बेइज्जती है। अब ये सब कहने के लिए तो एसयूवीज हैं, लेकिन देखा जाए तो असलियत में एसयूवी तो भाई लेडर फ्रेम चैसी वाली ही होती है, जैसे कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर, जो कमाल की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज देती है और साथ ही साथ बहुत तगड़ी ऑन रोड प्रेजेंस भी देती है। और इसीलिए रईसों, दबंगों और नेताओं की पहली पसंद बनी हुई है ऐसी गाड़ियां इंडिया के अंदर। लेकिन जब से डिफेंडर आई है तब से फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के बायर्स उधर को शिफ्ट हो गए हैं, कुछ जो कि 1 करोड़ के प्राइस टैग को झेल सकते हैं इसके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि डिफेंडर के दिन पूरे होने वाले हैं, क्योंकि मस्कुलिन एसयूवीज के पापा आ गए हैं। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। जी हाँ, मैं यहाँ पर पराडो की बात कर रहा हूँ। एक तरफ बाकी कंपनीज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुकिंग एसयूवीज बना रही है और हुंडई का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि इनके डिज़ाइनर्स कौन सा नशा करने के बाद अपनी एसयूवीज को डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन टोयोटा के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। इनकी एसयूवीज हमेशा स्पॉट ऑन बच लुकिंग होती हैं और इनके डिज़ाइंस इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी पहचान हासिल कर लेती हैं। फिर चाहे वो लैंड क्रूज़र हो, फॉर्च्यूनर हो, एफजे क्रूज़र हो, हाइलक्स हो या फिर इनोवा और कॉलेज जैसी एमपीवीजी क्यों ना हो, इन सभी के नाम बहुत बड़े हैं। लेकिन इस बार जो टोयोटा ने करा है, बाय गॉड, मुझे नहीं लगता कि टोयोटा ने अभी तक इससे ज़्यादा बच लुकिंग और हार्ड कोर रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी निकाली है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल अभी शोकेस करी गई लैंड क्रूज़र प्राडो की बात कर रहा हूँ, जिसे लैंड क्रूज़र 250 भी बोला जा रहा है। प्राडो एक फुल साइज लेडर फ्रेम वाली एसयूवी है, जिसे फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूज़र 300 के बीच में प्लेस किया जाता है और ये गाड़ी हमेशा से ही इंटिमिडेटिंग लगती थी। लेकिन इस बार टोयोटा ने इसको रेट्रो स्टाइलिंग देकर ये वाला फैक्टर और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन ये पहली गाड़ी नहीं है जो अपनी ओजी स्टाइलिंग के साथ जुड़ी हुई है। जीप रैंगलर, लैंड रोवर डिफेंडर, फोर्ड ब्रोंको और जी वैगन भी ऐसी गाड़ियां हैं जो अपने रूट से बहुत ज़्यादा आगे नहीं आई हैं। और ये गाड़ियां इसी की तरह लेडर फ्रेम चैसी पर भी बेस्ड हैं, जिसकी वजह से इनको ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन लैंड क्रूज़र 250 AKA प्राडो को एक बहुत तगड़ी एज मिलती है इन गाड़ियों के ऊपर। यस, द नेम टोयोटा एंड इट्स डिपेंडेबिलिटी। एंड क्योंकि एज पर ऑटो कार ये गाड़ी फ्यूचर में इंडिया में भी आने वाली है, इसीलिए आज हम इस गाड़ी के बारे में एक एक बात को डिटेल में समझेंगे। तो चलो हिस्ट्री से शुरू करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में बहुत कम पता है। लेकिन उससे पहले आप में से जिन 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कारण बनता है, जिसकी वजह से हम ऐसी वीडियोस लगातार बनाते चले जाते हैं। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 1984 में जाना पड़ेगा, जब टोयोटा ने लैंड क्रूज़र 40 सीरीज़ को रिप्लेस करते हुए 70 सीरीज़ को लॉन्च करा था। टोयोटा ने 70 सीरीज़ को लाइट ड्यूटी व्हीकल के तौर पर लॉन्च करा था, जिसमें कि 2 डोर और 4 डोर पिकअप ट्रक्स थे, 3 डोर और 5 डोर एसयूवीज थी और 3 डोर ट्रूप कैरियर जैसे शॉर्ट बॉडी वाले लेआउट वाली गाड़ियां भी थी। और उस समय पर इस गाड़ी को अलग अलग नामों से अलग अलग मार्केट के अंदर लॉन्च करा गया था, जैसे कि बंडेरा, लैंड क्रूज़र 2 और प्राडो 70। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर सेम इंजन और ट्रांसमिशन मिलता था जैसे कि टोयोटा 4रनर में मिलता था उस टाइम पर। टोयोटा ने उस समय की हाईली सक्सेसफुल मित्सुबिशी पजेरो को कम्पीट करने के लिए 1990 में 70 प्राडो को रिप्लेस किया लैंड क्रूज़र प्राडो से। हाँ, नाम में थोड़ा सा फर्क लग रहा है, लेकिन गाड़ी में काफी ज्यादा फर्क था। नई प्राडो में फ्रंट ग्रिल, फ्रंट फेंडर, इंजन हुड एंड हेड लैम्प्स को रीडिजाइन किया गया था। इसके अलावा इंटीरियर में भी काफी सारे न्यू डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करे गए थे और डैशबोर्ड भी नया लगाया गया था। इसकी राइड क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए फ्रंट सस्पेंशन को स्प्रिंग के थ्रू शॉक अब्जॉर्बर से रिप्लेस किया गया था। इसके अलावा इंजन लाइनअप में भी कंप्लीट चेंजेस किए गए थे। और फिर 1996 में आई टोयोटा की प्राडो की सेकेंड जनरेशन, जिसका नाम था प्राडो 90। इस गाड़ी की बॉडी लेंथ प्राडो 70 से लंबी थी, लेकिन डिजाइन एलिमेंट्स की बात करें तो ये काफी सारे 70 सीरीज से ही कैरी आउट करे गए थे। प्राडो 90 के सभी मॉडल्स के अंदर फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव के साथ फ्रंट डबल विशबोन और 4 लिंक सस्पेंशन दिए गए थे। इसमें ABS और फील्ड मॉनिटर स्टैंडर्ड था हर गाड़ी के अंदर। प्राडो 90 एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था अपने आप के अंदर ही, लेकिन फिर 2002 में प्राडो की 3rd जनरेशन को लॉन्च किया गया, यानी कि प्राडो 120, जिसके अंदर रिलायबिलिटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया और फ्रंट सस्पेंशन को अपग्रेड किया गया। इसके साथ ही इसके अंदर इंजन इमोबिलाइजर अब सभी मॉडल्स के अंदर स्टैंडर्ड कर दिया गया था, जो कि प्राडो 90 के कुछ मॉडल्स के अंदर ही आता था। और फिर 2007 में प्राडो के अंदर मिड लाइफ चेंजेस करने के लिए इसके अंदर इक्विपमेंट और सेफ्टीज को बढ़ाया गया
और फिर 2009 में आई प्राडो की 4th जनरेशन, जो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा देखी होगी, और इसका नाम था प्राडो 150। प्राडो की इस जनरेशन में मोर एडवांस 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया था और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिए गए थे। इस बार प्राडो के अंदर बहुत ही कम स्पीड में ड्राइव करने के लिए क्रॉल कंट्रोल सिस्टम दिया गया था, मल्टी टेरेन सिलेक्ट सिस्टम दिया गया था, और भी कई सारे ऐसे फीचर्स दिए गए थे जो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे। और इस जनरेशन के 2015 से लेकर 2019 तक 2 फेसलिफ्ट आए थे और उसके बाद इस गाड़ी को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर फाइनली 2023 में इस गाड़ी की 5th जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है लैंड क्रूजर 250 या प्राडो 250। जैसा भी आपको मन करे वैसे बुला लो, ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर कि इसको क्या बोला जाएगा। टोयोटा ने प्राडो के इस बार 3 वर्जन्स निकाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट एडिशन होगा वो लिमिटेड रन के लिए होगा। इसके अलावा इसमें 1958 निकाला गया है, जो कि प्राडो का सबसे सस्ता वेरिएंट होने वाला है, और ये 1980s की J60 से हैवीली इंस्पायर्ड दिखाई देता है। और फिर आता है मिड स्पेक वेरिएंट, जो कि स्क्वायरिश लाइट के साथ आता है, और ये भी अपने पुराने टाइम की गाड़ियों से ही इंस्पायर्ड लगता है। टोयोटा के सीईओ आकियो टोयोडा ने कहा है कि उन्होंने प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी पर फोकस करते हुए प्रीवियस जनरेशन से इंस्पिरेशन लेते हुए इस गाड़ी को बनाया है। अब अगर हम टोयोटा लैंड क्रूजर 250 के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कम्पीट करती हुई दिखाई देती है लैंड रोवर डिफेंडर, जीप रैंगलर और फोर्ड ब्रोंको जैसी गाड़ियाँ। अब फोर्ड ब्रोंको तो इंडिया में आती नहीं है, तो हम इसको डिफेंडर और जीप रैंगलर से डायमेंशन के मामले में कंपेयर करते हैं, जिनके काफ़ी ज़्यादा बराबर है। तो अगर हम इसे डिफेंडर 110 से कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि डिफेंडर 97 mm ऊंची है इस गाड़ी से और 93 mm लंबी है। लेकिन वहीं पर प्राडो रैंगलर से 105 mm चौड़ी है और 140 mm लंबी और 69 mm ऊंची है, यानी कि लेंथ और विड्थ के मामले में ये गाड़ी डिफेंडर से छोटी है हल्की सी और रैंगलर से थोड़ी सी बड़ी है। इसके अलावा अगर हम इंजन स्पेक की बात भी करें तो टोयोटा ने लैंड क्रूजर 250 को ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी बनाने की कोशिश करी है, और उन्होंने अननेसेसरली गैस गजर V8 और V6 इंजन को नहीं दिया इस गाड़ी के अंदर, जैसा कि रैंगलर और डिफेंडर में आते हैं। जीप रैंगलर में अगर हम देखें तो 6.4 लीटर का V8 इंजन मिलता है, जो कि 470 हॉर्स पावर और 637 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। इसके अलावा डिफेंडर में भी हमें 5 लीटर का V8 इंजन देखने को मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट्स में, जो कि 398 हॉर्स पावर और 640 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। लेकिन वहीं पर अगर हम प्राडो 250 की बात करें तो इसके अंदर पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही 4 सिलेंडर के अंदर ही मिलते हैं, और जो सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट हमें मिलती है वो मिलती है डीजल के अंदर, यानी कि 2.8 लीटर की। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2.8 लीटर का इंजन वही है जो कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर के अंदर भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इवन दो प्राडो के इंजन्स छोटे हैं थोड़े बाकी गाड़ियों के मुकाबले, फिर भी ये पावर में उतनी ज़्यादा कम भी नहीं है। खासकर अगर मैं इनके पेट्रोल इंजन की बात करूं तो इसके अंदर 2.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 326 हॉर्स पावर और 630 Nm का टॉर्क देता है, जो कि काफ़ी हद तक डिफेंडर के आसपास पहुंच जाता है। पावर फिगर्स के अलावा अगर हम स्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो प्राडो 250 के अंदर GAF प्लेटफॉर्म आता है, जो कि एक बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म है। एंड एज पर टोयोटा, प्राडो 250 के फ्रेम की रिजिडिटी J200 से भी 50% ज़्यादा और ओवरऑल रिजिडिटी 30% तक ज़्यादा है। इसके अलावा प्राडो 250 पहली लैंड क्रूजर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इससे ऑफ रोड कंडीशंस के अंदर स्टीयरिंग व्हील को हैंडल करने में आसानी होती है, और बहुत ही ख़राब रास्तों में इसके स्टीयरिंग व्हील पर रिकॉइल नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ चोट लगने से बचे रहते हैं। और इससे लो स्पीड पर मनूवरेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है, एंड लेन ट्रेसिंग असिस्ट सिस्टम को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील। प्राडो 250 का ग्राउंड क्लियरेंस 221 mm का है और इसका व्हील बेस 2850 mm का है, और इसकी मदद से इस गाड़ी को 25 डिग्रीज का ब्रेक ओवर एंगल मिलता है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। ब्रेक ओवर एंगल के अलावा 2 और एंगल होते हैं जो कि किसी भी गाड़ी की ऑफ रोड मोबिलिटी को दर्शाते हैं, जिसमें पहला होता है अप्रोच एंगल और दूसरा होता है डिपार्चर एंगल। और अगर हम प्राडो 250 की बात करें तो इसके डिपार्चर और अप्रोच एंगल्स हैं 22 एंड 31 डिग्रीज। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस मामले के अंदर ये गाड़ी अपने कंपटीशन से मात खाती है, क्योंकि डिफेंडर और रैंगलर दोनों के ही डिपार्चर एंड अप्रोच एंगल इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बाकी चीज़ें हमें यहाँ पर स्पॉट ऑन दिखाई देती हैं। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो प्राडो के अंदर फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, जो कि सेंट्रल लॉकिंग डिफरेंशियल और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड 2 स्पीड ट्रांसफर केस के साथ आता है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग रेयर डिफरेंशियल मिलता है, जो कि सभी गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड है, जो कि इस गाड़ी को रफ टेरेन्स में इंजन पावर को रियर व्हील्स में आधा आधा बांटने में मदद करता है, जिससे कि गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये गाड़ी इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है और कहाँ पर लॉन्च होने वाली है पूरी दुनिया के अंदर। तो टोयोटा इस गाड़ी के डिफरेंट मॉडल्स को जापान, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो इन देशों में लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी इंडिया के अंदर भी आ जाएगी, और माना यही जा रहा है कि अगले साल के एंड तक ये इंडिया में आ सकती है। अब यहाँ पर आना तो पक्का है ही, क्योंकि हम जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर ऐसी गाड़ियों की मार्केट ठीक ठाक बन गई है
और अभी हम फिलहाल में जानते ही हैं कि बहुत थोड़े से टाइम के अंदर ही डिफेंडर इस कैटेगरी के अंदर किंग बन चुकी है। लेकिन इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी तब डिफेंडर की मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और उसके दो बड़े रीजंस हैं। पहला तो है इसका प्राइसिंग। माना यह जा रहा है कि प्राडो 250 का एक्स शोरूम प्राइस इंडिया के अंदर 90 लाख से लेकर 1.2 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज देता है इस गाड़ी को किसी भी दूसरी गाड़ी के मुकाबले। और सिर्फ प्राइस ही नहीं है जिसकी वजह से डिफेंडर को बीट कर सकती है। अभी तक इस सेगमेंट के अंदर जो भी गाड़ियाँ ऑफर हो रही हैं वो किसी भी रिलायबल गाड़ी बनाने वाले ब्रांड से नहीं आती है, और हमने ये देखा है कि लैंड रोवर और जीप दोनों ही रिलायबिलिटी चार्ट्स के अंदर काफ़ी नीचे आते हैं। और अभी तक हमने ये देखा है कि इवन दो फॉर्च्यूनर के अंदर कोई खास फीचर्स नहीं मिलते हैं, फिर भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट के अंदर एक कल्ट फॉलोइंग रखती है, और लोग 60-60 लाख रुपए तक देते हैं इस गाड़ी के लिए, और इस गाड़ी के अंदर वो फीचर्स भी नहीं आते जो आजकल 20 से 25 लाख की गाड़ियों में आते हैं, लेकिन देते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है फॉर्च्यूनर के साथ जुड़ा हुआ टोयोटा का नाम। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपने विचार टोयोटा प्राडो के बारे में ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।